नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन PGDT रिवाइज्ड हिंदी MTT 052 अनुवाद प्रक्रिया और प्रविधि खंड 2 अनुवाद प्रकार क्षेत्र और रूप इकाई 4 अनुवाद के प्रकार और क्षेत्र 4.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप विभिन्न अनुवाद चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे। विभिन्न चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों में से कुछ प्रमुख प्रकारों के विषय में विस्तार से जान सकेंगे। पाठ की विभिन्न प्रकृतियों के अनुसार अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को समझ सकेंगे। यह जान सकेंगे कि उन विविध प्रकारों को अनुवाद कर्म के दौरान किन-किन संदर्भों में व्यवहार में लाया जाता है और अनुवाद व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। 4.1 प्रस्तावना अनुवाद कर्म सदियों से चलता आ रहा है। यूं कहें कि अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है। भारतीय संदर्भ में देखें तो भक्तिकाल में विशेष रूप से बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए हैं। वर्तमान संदर्भ में अनुवाद से तात्पर्य ट्रांसलेशन प्रॉपर से हो जाता है, किंतु भारतीय साहित्य में अनुवाद के विभिन्न रूप प्रारंभ से देखे जा सकते हैं। समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ये अनुभव उन्होंने सामान्यतः पाठों के अनुवाद के दौरान स्वयं अर्जित किए हैं। इसी आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की बात कही गई है। प्रस्तुत इकाई में अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए इन चिंतकों द्वारा सुझाए गए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जा रही है। इकाई में अनुवाद के उन प्रकारों की विस्तार से और सोदाहरण चर्चा की जाएगी जिन्हें आमतौर पर कोई भी अनुवादक व्यवहार में लाता है। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों की किन-किन क्षेत्रों और स्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। आइए पहले हम देश विदेश के विभिन्न अनुवाद चिंतकों के द्वारा बताए गए अनुवाद के विविध प्रकारों का परिचय प्राप्त करें। 4.2 अनुवाद के प्रकार विभिन्न विद्वानों के अभिमत। देश विदेश के विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के अपने अपने मत प्रकट किए हैं। उन सभी के मतों को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। इसलिए इस इकाई में हम कुछ प्रमुख अनुवाद चिंतकों के मतों पर संक्षेप में विचार कर रहे हैं। ये प्रमुख विद्वान हैं यूजीन ए नाइडा, रोमन जैकोब्सन, पीटर न्यूमार्क, J.C. कैटफर्ड, विनय तथा डर्बलनेट और आंद्रे लेफेवेयर। इनके अलावा भारतीय अनुवाद चिंतकों में डॉ. भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं, जिनके मतों के आलोक में अनुवाद के विविध प्रकारों के बारे में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। आइए अनुवाद के प्रकारों के संदर्भ में इन विद्वानों के मतों को संक्षेप में जाने। 421 पाश्चात्य अनुवाद चिंतकों के विचार। पाश्चात्य अनुवाद यूजीन ए नाइडा ने अनुवाद के 3 प्रकार बताए हैं। ये हैं 1. शाब्दिक अनुवाद, 2. भावानुवाद और 3. पर्याय के आधार पर अनुवाद। प्रसिद्ध भाषाविद रोमन जैकोब्सन ने अनुवाद को व्यापक और सीमित संदर्भ में देखा तथा उसके आधार पर अनुवाद 3 प्रकार है। ये हैं 1. अंतःभाषिक अनुवाद, 2. अंतर्भाषिक अनुवाद और 3. अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। पीटर न्यूमार्क अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हैं। ये हैं 1. शब्द प्रति शब्द अनुवाद, 2. शाब्दिक अनुवाद, 3. सीमेंटिक अर्थात शब्दार्थगत अनुवाद, 4. अनुकरण, 5. मुक्त अनुवाद, 6. रूपांतरण, 7. संप्रेषणीय अनुवाद, 8. मुहावरागत अनुवाद, 9. सूचनापरक अनुवाद, 10. शैलीगत अनुवाद और 11. विश्लेषणपरक अनुवाद। वहीं J.C.
कैटफर्ड ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद के 2 प्रकार बताए हैं। ये हैं 1. आंशिक अनुवाद और 2. सीमित अनुवाद। विनय तथा डर्बलनेट ने पाठ की जटिलता के आधार पर अनुवाद के जिन 7 प्रकारों का उल्लेख किया है वे हैं 1. शब्द प्रतिशब्द अनुवाद। 2. मूल भाषा से शब्द उधार लेना बोरोइंग। अनुवाद के इस प्रकार में अनुवादक मूल भाषा के शब्द को लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों ले लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लक्ष्य भाषा में मूल भाषा के शब्द को कोई उपयुक्त समतुल्य उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह अनुवादक की स्वतंत्रता का भी सवाल है। यदि अनुवादक को लक्ष्य भाषा में मिले समतुल्य से संतुष्टि नहीं होती अथवा उसे लगता है कि इससे मूल पाठ का कथ्य पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पा रहा तो वे मूल भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों ले लेते हैं तथा मूल शब्द को लक्ष्य पाठ में प्रयुक्त करते समय उसे आम तौर पर तिरछा यानी इटैलिक में लिखते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने भी महाश्वेता देवी के साहित्य के अनुवाद में इसी तकनीक का प्रयोग किया है तथा मूल भाषा के शब्द को लक्ष्य पाठ में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हुए उसे इटैलिक में लिखने का समर्थन किया है। इससे मूल पाठ के शब्द के साथ उसकी सांस्कृतिक तत्व की भी रक्षा की जाती है, जिसे गायत्री स्पिवाक ने विस्तार से समझाया है। 3. काल्क अथवा लोन अनुवाद। काल्क अथवा लोन अनुवाद से तात्पर्य ऐसे अनुवाद से है जिसमें अनुवादक एक भाषा के पाठ जैसे मुहावरे, पदबंध आदि को ठीक उसी तरह दूसरी भाषा में ले जाते हैं। इसीलिए इसे लोन अनुवाद भी कहा जाता है। काल्क स्वयं एक लोन शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉपी अथवा अनुकरण। फ्रेंच पदबंध हवंती गर्दे का प्रयोग लगभग प्रत्येक भाषा में इसी तरह होता है। हिंदी में इसे अवांगार्द लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है नवोन्मेषी, प्रवर्तक। यह काल्क अथवा लोन अनुवाद का एक अन्यतम उदाहरण है। 4. ट्रांसपोजिशन। 5. मॉड्यूलेशन। 6. समतुल्यता। 7. रूपांतरण। विनय तथा डर्बलनेट द्वारा बताई गई अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष अनुवाद तथा परोक्ष अनुवाद। प्रत्यक्ष अनुवाद, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, इसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो शाब्दिक अनुवाद, मेटाफ्रेज अथवा लिटरल ट्रांसलेशन भी कहा जा सकता है। इसमें अनुवादक मूल भाषा के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं तथा पाठ के अनुवाद में मूल भाषा केंद्र में होती है। यहाँ अनुवादक के पास छूट की अधिक गुंजाइश नहीं होती। इस तरह के अनुवादों को अभिधात्मक अनुवाद भी कहा जा सकता है। अनुवाद की यह तकनीक ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में अधिक कारगर होती है। अनुवाद तकनीक का दूसरा वर्ग है ओब्लिक अनुवाद, जिसे पैराफ्रेज अथवा मुक्त अनुवाद अथवा भावानुवाद भी कहा जा सकता है। विनय तथा डर्बलनेट द्वारा बताई गई अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों में से ट्रांसपोजिशन, मॉड्यूलेशन, समतुल्यता तथा रूपांतरण इसी तरह के अनुवाद के प्रकार हैं, जहां अनुवादक पाठ के अनुवाद को और बेहतर तथा अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए अधिक छूट लेते हैं। मॉड्यूलेशन में अनुवादक मूल भाषा के पाठ का शाब्दिक अनुवाद न करके उसका भावानुवाद करते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, कविता आदि के अनुवाद संबंधी उदाहरणों के माध्यम से इसे बेहतर समझा जा सकता है। मॉड्यूलेशन तथा ट्रांसपोजिशन की प्रविधि से किया गया अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो मूल से अलग होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से मूल पाठ के भाव के अनुरूप होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा की दृष्टि से तो वह सटीक अनुवाद नहीं होता, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बेहद सुगम होता है। ऐसे अनुवाद को मुक्त अनुवाद भी कहा जा सकता है। समतुल्यता में अनुवादक लक्ष्य भाषा में मूल के समतुल्य शब्द तथा भाव की खोज करते हैं ताकि अनुदित पाठ अधिक विश्वसनीय प्रतीत हो। रूपांतरण ओब्लिक अनुवाद का सबसे अतिवादी रूप है, जहां अनुवादक पास भाषा के साथ साथ विधा के रूपांतरण की भी सुविधा होती है।
आंद्रे लेफेवेर ने कविता के अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों का उल्लेख किया जा है, जो इस प्रकार है। 1. स्वनिमिक अथवा ध्वनिगत अनुवाद। 2. शाब्दिक अनुवाद अथवा शब्दानुवाद। 3. छंदबद्ध अनुवाद। 4. पद्य का गद्य में अनुवाद। 5. लयबद्ध अनुवाद। और 6. छंदमुक्त अनुवाद। इन्हें अनुवाद के प्रकार भी कहा जा सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, आंद्रे लेफेवेर द्वारा सुझाए गए अनुवाद के ये प्रकार कविता के अनुवाद के संबंध में है। कविता के अनुवाद को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। अपने निबंध हाउ टू रीड ए पोएम में एजरा पाउंड कविता की भाषा के 3 मुख्य भेद बताते हैं। क. मेटापोइया अर्थात कविता का वह तत्व जो रूपक से संबंधित है। ख. फोनापोइया अर्थात कविता का ध्वनि तत्व तथा ग. लोगोपोइया अर्थात कविता के भीतर का बुद्धि तत्व। एजरा पाउंड के अनुसार यदि अनुवादक कविता के इस तीसरे तत्व को भी संरक्षित कर लेते हैं तो अनुवाद सार्थक हो जाता है। इसी तरह आंद्रे लेफेवेर भी कविता के अनुवाद के संदर्भ में ऊपरलिखित 6 प्रविधियां गिनवाते हैं। उनका विचार है कि कविता का अनुवाद करते समय कविता का ध्वनिगत अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, छंदबद्ध अनुवाद, लयबद्ध अनुवाद, पद्य से पद्य में अथवा पद्य से गद्य में किसी भी प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है। वॉल्टर बेंयामिन के अनुसार अनुवाद किसी रचना को पुनर्जीवन देने का काम करता है। कविता के संदर्भ में यह और अधिक सटीक बैठता है, जहां अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों अथवा तकनीकों अथवा पद्धतियों के माध्यम से किसी रचना को एक नई अथवा अचिन्ही भाषा में पुनर्जीवित किया जाता है। 4.22 भारतीय अनुवाद चिंतकों के विचार। अनुवाद के प्रकारों के संबंध में भारतीय अनुवाद चिंतकों में मुख्य रूप से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए वर्गीकरण का उल्लेख किया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी ने अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख जिन 4 मुख्य आधारों पर किया है वे हैं: 1. गद्यत्व पद्यत्व। 2. साहित्यिक विधा। 3. विषय और 4. अनुवाद की प्रकृति। वहीं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अनुवाद के प्रकार भेदों के कई आधार हैं। 1. भाषिक क्षेत्र के अनुसार। 2. विषय के अनुसार। 3. विधा के अनुसार। 4. पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार। 4. उद्देश्य अथवा प्रयोजन के अनुसार। देश विदेश के इन विभिन्न अनुवाद चिंतकों के विचारों को जानने के बाद आइए अब हम अनुवाद की अवधारणा के आलोक में अनुवाद के प्रमुख प्रकारों पर विचार करें। 4.3 अवधारणा के संदर्भ में अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के स्वरूप पर बात करते हुए उसे मूलतः 2 संदर्भों में देखा गया है: व्यापक और सीमित। व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखा गया है, यानी अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। वहीं सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण है। आइए इन दोनों संदर्भों में अनुवाद के प्रकारों को देखें। 4 मार्च 2001 व्यापक संदर्भ के आधार पर, चूंकि अनुवाद को यहाँ प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रखने की बात कही गई है, इसलिए आइए पहले प्रतीक विज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्रतीक विज्ञान की मूलभूत इकाई प्रतीक है। पियर्स के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। A sign is something that stands to somebody for something else in some respect or capacity. उदाहरण के लिए यदि हम मेज पर विचार करते हैं तो मेज शब्द स्वयं मेज न होकर मेज का प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया हुआ है। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकोब्सन ने भाषिक पाठ के अंतरण को 3 आधारों पर देखने का प्रयास किया है। ये हैं: अंतःभाषिक अनुवाद, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन; अंतर्भाषिक अनुवाद, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन; अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। 1. अंतःभाषिक अनुवाद से तात्पर्य है
एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना अथवा प्रस्तुत करना। इसे अन्वयांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं एक ही भाषा से संबंधित होती है। संस्कृत में लिखी गई टीकाएं इसका उदाहरण है, जहाँ जटिल संस्कृत में लिखे गए काव्य को सरल टीकाओं में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार आधुनिक युग में शेक्सपियर, प्रेमचंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, जैनेन्द्र आदि की रचनाओं को उसी भाषा के विभिन्न पाठक अथवा श्रोता वर्ग के लिए पुनर्गठित करना। इस संदर्भ में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न भारतीय रचनाकारों की रचनाओं का सरल तथा संक्षिप्त रूपों को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। 2. अंतर्भाषिक अनुवाद। एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंतःभाषिक अनुवाद से अलग यह दो भाषाओं के बीच अंतरण की क्रिया है। इस अनुवाद प्रकार में अनुवाद के लिए दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर ट्रांसलेशन कहा जाता है। वर्तमान समय में अंतर्भाषिक अनुवाद की विशेष मांग है। विश्व भर में सृजनात्मक तथा ज्ञानात्मक साहित्य के प्रसार का आधार यही है। चूंकि इसमें दोनों भाषाओं की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। पश्चिम में लंबे समय तक चला अनुवाद चिंतन मूलतः अंतर्भाषिक अनुवाद चिंतन ही है, जिसमें एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में ले जाना अनुवाद कहलाता है। अंतर्भाषिक अनुवाद की पूरी बहस शाब्दिक अनुवाद तथा भावानुवाद के अंतर को लेकर ही है। बाइबल के अनुवाद के संबंध में विभिन्न अनुवादक तथा धर्म प्रचारक इसी बिंदु पर संघर्ष करते रहे कि अनुवाद मूलतः शाब्दिक होना चाहिए या भावात्मक। पश्चिमी अनुवाद परंपरा में अंतर्भाषिक अनुवाद को ही अनुवाद कर्म कहा गया है। अंतर्भाषिक अनुवाद अर्थात एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद। बाइबल के अनुवाद के संदर्भ में पश्चिम में अनुवाद की जो बहस शुरू हुई वह इसी अंतर्भाषिक अनुवाद के इर्दगिर्द ही बुना गया। आज अनुवाद को मूलतः अंतर्भाषिक अनुवाद यानी अनुवाद के सीमित संदर्भ में ही समझा जाता है, जबकि अनुवाद के विविध प्रकारों के अध्ययन के माध्यम से आप यह जानेंगे कि रूपांतरण, नसृजन, पुनःसृजन, छायानुवाद जैसे रूप भी अनुवाद के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आते हैं। विभिन्न भाषाओं में हुए लिखित अनुवाद अंतर्भाषिक अनुवाद के ही उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से हमने विश्व के व्यापक साहित्य का अध्ययन मनन किया है। 3. अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। जहां अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक अनुवाद में प्रतीक दो का भाषिक इकाई होना अनिवार्य है, वहीं अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक दो यानी लक्ष्य पाठ भाषिक न होकर भाषेतर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी का फिल्म, नाटक या धारावाहिक में अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद अनुवाद चिंतन में इसे रूपांतरण की संज्ञा दी गई है। रूपांतरण अंग्रेजी शब्द अडैप्टेशन का हिंदी पर्याय है। यहाँ अंतरण भाषिक न होकर रूपगत होता है। शरत चंद्र, प्रेमचंद, शेक्सपियर, मन्नू भंडारी, रस्किन बॉन्ड आदि की रचनाओं का फिल्म में रूपांतरण इसके उदाहरण है। प्रसिद्ध कविता का गीत में और गीत या कविता आदि का विज्ञापन के जिंगल में रूपांतरण भी अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद के ही उदाहरण है। 4 मार्च 2002 सीमित संदर्भ के आधार पर अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद को केवल एक भाषिक क्रिया मानता है, जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम माने गए हैं। एक, पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद का। पाठधर्मी अनुवाद से तात्पर्य है ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि हो। ऐसे अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ के प्रति ईमानदार हो और अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाए रखने का सतत प्रयास करे।
अनुवादक को यहाँ अनुवाद प्रक्रिया में छूट लेने की सुविधा नहीं होती। अनुवादक यहाँ मूल पाठ के कथ्य और शिल्प दोनों के प्रति सचेत रहते हैं और उसे यथासंभव लक्ष्य भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। कार्यालयीय विधि तथा किसी भी प्रकार के ज्ञानात्मक साहित्य के लिए पाठधर्मी अनुवाद ही बेहतर माध्यम है। इसके विपरीत प्रभावधर्मी अनुवाद, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पाठ के प्रभाव को केंद्र में रखकर चलता है। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठक एवं समाज पर भी वैसा ही असर पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि उसे लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाए। यह तभी संभव है जब अनुवादक अनुवाद करते समय उसमें यथासंभव छूट ले। इसके लिए अनुवादक को दोनों संस्कृतियों का ज्ञान एवं समझ होना अपरिहार्य है। साहित्य और विशेष तौर पर कविता के अनुवाद करते समय आम तौर पर प्रभावधर्मी अनुवाद ही किया जाता है। 4.4 अनुवाद के प्रमुख प्रकार। अब तक किए गए अध्ययन के आधार पर आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि देश विदेश के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों से वर्गीकरण किया है। उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण को आधार मानकर अनुवाद के कुछ प्रकार निश्चित किए जा सकते हैं। ये है 44.1 शाब्दिक अनुवाद। जब हम अनुवाद के प्रकार के तौर पर शाब्दिक अनुवाद की बात करते हैं तो हमें यह लगता है कि शब्द प्रति शब्द अनुवाद कर देना। इसका तात्पर्य ऐसे अनुवाद से माना जाता रहा है जिसमें अनुवाद की इकाई वाक्य न होकर शब्द होता है। इस तरह के अनुवाद के संदर्भ बाइबिल के प्रारंभिक अनुवादों में मिल सकते हैं। बाइबिल के अनुवाद को लेकर पश्चिम में हुई बहस में इस पक्ष के भी कुछ लोग थे जो यह मानते थे कि बाइबिल जैसी धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक का अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली जा सकती। शब्द प्रति शब्द का उदाहरण लेकर कहा जाए तो सोहन इज अ गुड बॉय जैसे वाक्य का अनुवाद सोहन है एक अच्छा लड़का। उपर्युक्त उदाहरण और उसके हिंदी अनुवाद को ध्यान देने पर आपको यह आभास हो गया होगा कि इस प्रकार का अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द के स्थान पर लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द को रख दिया गया है। ध्यान देने की बात यह भी है कि इसमें अनुदित पाठ को स्रोत भाषा की वाक्य संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह है कि आज इस प्रकार के अनुवाद को अनुवाद नहीं माना जाता, उसे निकृष्ट अनुवाद माना जाता है। इसलिए जब शाब्दिक अनुवाद की बात की जाती है तो वहां अनुवाद की इकाई शब्द नहीं होती। शाब्दिक अनुवाद में अनुवाद की इकाई वाक्य होती है। इस प्रकार का अनुवाद मूलतः अधिक मूलनिष्ठ होता है। इसमें यथासंभव मूल पाठ का अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि का ध्यान रखा जाता है। इस अनुवाद में मूल के किसी भी शब्द की उपेक्षा नहीं की जाती, किंतु वाक्य संरचना लक्ष्य भाषा की होती है। शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग विज्ञान, तकनीकी, विधि, कार्यालय आदि साहित्य के लिए होता है, जहां सूचना का महत्व अधिक होता है। सर्जनात्मक साहित्य में शाब्दिक अनुवाद पूर्णतः सफल नहीं होता। इस प्रकार के पाठ के अनुवाद में अभिधा से अधिक लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों का महत्व होता है। इसलिए वहां अनुवाद की इकाई वाक्य न होकर भाव होता है। शाब्दिक अनुवाद एकदम स्पष्ट तथा तर्कसंगत होता है। इस अनुवाद में अनेकार्थता की स्थिति नहीं होती। ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 442 भावानुवाद, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि अनुवाद की इकाई भाव है। अनुवादक यहाँ भाव को केंद्र में रखकर अनुवाद करते हैं। भाव का यह आधार वाक्य, पदबंध, अनुच्छेद अथवा पूरा पाठ कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के अनुवाद का प्रयोग साहित्यानुवाद के लिए होता है। अनुवादक यह प्रयास करते हैं कि साहित्यानुवाद करते समय वे मूल का सा आस्वाद अनुवाद में भी ला सकें। इसके लिए वे मूल से मिलते भावों को लक्ष्य भाषा तथा संस्कृति में खोजकर अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। अनुवाद की यह पद्धति अपेक्षाकृत जटिल है,
क्योंकि इसमें अनुवादक के लिए केवल दो भाषाओं का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं अपितु दोनों भाषाओं की संस्कृतियों की भी गहरी समझ होना आवश्यक है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अनुवाद इसी प्रकार के अनुवाद के उदाहरण हैं, जिसमें अनुवादक शब्दों का अनुवाद न कर भावों के आधार पर लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य की तलाश करते हैं। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियाँ और उनके अनुवाद देखिए। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। शब्दानुवाद खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। भावानुवाद थोथा चना बाजे घना। टू क्वारल विद पोप वाइल इन रोम। शब्दानुवाद रोम में रहकर पोप से झगड़ा। भावानुवाद पानी में रहकर मगर से बैर। उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा कि अंग्रेजी में दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का हिंदी में शब्दानुवाद किया गया है। अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए तो शब्दानुवाद भी ठीक है तथा वह भाव को संप्रेषित करता है, लेकिन यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो उक्त शब्दानुवाद एक अच्छा अनुवाद नहीं होगा। इस प्रकार की लक्षणा पर भाषा का अनुवाद भी लक्षणात्मक ही होना चाहिए। लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के मुहावरे लोकोक्ति का समतुल्य खोजकर ही अनुवाद किया जा सकता है। यह अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो दोषपूर्ण होगा, किंतु पाठ की संप्रेषणीयता की दृष्टि से सार्थक होगा। इसी प्रकार के अनुवाद को भावानुवाद कहा जाता है। 4 अप्रैल 2003 छायानुवाद। छायानुवाद में मूल रचना की छाया के आधार पर एक नई रचना का सृजन किया जाता है। अनुवाद शब्द या वाक्य किसी इकाई से बंधे नहीं होते, अपितु वे मूल रचना का प्रभाव ग्रहण कर उसे अपने देशकाल, स्थिति अथवा रुचि के अनुसार रचे होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते समय इसी तकनीक का अनुसरण किया था तथा पात्रों, स्थानों आदि के नामों का भारतीयकरण कर दिया था। इस दृष्टि से यह छायानुवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां अनुवादक ने परिवेश के आधार पर रचना को रूपांतरित कर दिया। छायानुवाद पर बात करते समय एक दुविधा उत्पन्न होती है कि यह यदि छायानुवाद है तो रूपांतरण अथवा पुनःसृजन किसे कहा जाए। अनुवाद के इन प्रकारों पर बात करते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि इन सब में मूल अंतर क्या है। इसलिए आइए पहले रूपांतरण की अवधारणा को स्पष्ट कर लिया जाए। 444 रूपांतरण के अंतर्गत स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते समय उसमें विधागत परिवर्तन किया जाता है। रूपांतरण को अंग्रेजी में अडैप्टेशन कहा जाता है। स्पष्ट है कि छायानुवाद में अनुवादक मूल की छाया लेकर स्वतंत्र रचना को आकार देते हैं, किंतु विधागत परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि रूपांतरण के अंतर्गत यह परिवर्तन विधागत यानी फॉर्म के आधार पर होता है। रूपांतरण के अनेक उदाहरणों से आप भी परिचित होंगे। रूपांतरण के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रसिद्ध उपन्यासों अथवा कहानी पर बनी फिल्में, उपन्यास अथवा कहानी की मंचीय प्रस्तुति अथवा उसका नाटकीकरण। इसी प्रकार कविता की पंक्तियों पर गीतों का सृजन। वर्तमान विज्ञापन युग में तो कविताओं अथवा गीतों की प्रसिद्ध पंक्तियों को आधार बनाकर विज्ञापनों का भी सृजन हो रहा है। ये सभी रूपांतरण के उदाहरण हैं, जहां अनुवादक अनुवाद के सीमित दायरे में न रहकर अधिक सृजनशील हो जाते हैं। शेक्सपियर के नाटकों पर बनी फिल्में, जेन ऑस्टन, व्लादिमीर नाबोकोव के उपन्यास, लियो तोल्स्टॉय, चेखव आदि की कहानियों पर बनी फिल्में रूपांतरण के उदाहरण हैं। पंचतंत्र की कहानियों पर बनी नाट्यमालाएं, जातक कथाओं, अरेबियन नाइट्स आदि पर बने धारावाहिक भी रूपांतरण के अन्यतम उदाहरण हैं। भारत में भी रूपांतरण की लंबी परंपरा रही है। शरत चंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी आदि विभिन्न रचनाकारों के साहित्य पर बनी लघु फिल्में इसके प्रमाण है। इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्ञानात्मक साहित्य पर बने वृत्तचित्र भी उदाहरण स्वरूप देखे जा सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बना वृत्तचित्र भारत एक खोज। 4 अप्रैल 2005 अनुसृजन ट्रांसक्रिएशन
सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए अनुसृजन अथवा पुनःसृजन का प्रयोग किया जाता है। किंतु कविता के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो यह अधिक सटीक बैठता है, जहां अनुवाद करते समय अनुवादक उसमें इतना डूब जाते हैं कि अनुवाद के पश्चात लगभग एक नई कृति हमारे सामने होती है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक का भाषा और संस्कृति से परिचय के अतिरिक्त विधा विशेष की गहरी समझ या सटीक शब्दों में कहें तो सहृदय होना आवश्यक है। अनुवाद में अनुसृजन संबंधी अवधारणा के भारतीय प्रवर्तक पुरुषोत्तम लाल हैं, जिन्होंने कालजयी रचना महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। काव्य साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में वे महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं कि कोई महाकाव्य अथवा कोई भी कला पवित्र नहीं है यदि वह मुझ तक अर्थ को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं, वह मृत समान है। No epic, no work of art is sacred by itself. If it doesn't save meaning for me now, it is nothing. It is dead। उनका मानना है कि यदि अनुवादक को आवश्यक लगे तो वे अनुवाद की प्रक्रिया में पाठ में यथासंभव संपादन, परिवर्तन तथा परिवर्धन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक वस्तुतः पाठ का अनुसृजन ही करते। द ट्रांसलेटर मस्ट एडिट, रिकंसाइल एंड ट्रांसम्यूट। His job in many ways becomes largely a matter of transcreation है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भक्तिकालीन साहित्य अनुसृजन का उपयुक्त उदाहरण है। संस्कृत की कालजयी रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करण अनुसृजन के बेहतरीन उदाहरण है। वाल्मीकि कृत रामकथा पर अनुसृजित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रचनाओं को अनुवाद नहीं अपितु मूल की ही श्रेणी में रखकर देखा जाता है। इन विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रामकथा मूल की नकल या अनुसरण न होकर अपने देशकाल, समाज, परिवेश, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रची गई है, जिनका स्रोत तो एक ही है लेकिन निर्माण बिल्कुल भिन्न है। इसी के साथ एक अन्य उदाहरण है उमर खय्याम की रुबाइयों के फिट्जेराल्ड द्वारा किए गए अनुवाद। इन अनुवादों में अनुवादक ने सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में मनमानी छूट ली है, जिसके परिणामस्वरूप ये अनुवाद मूल रचना से प्रतीत होते हैं। 4 अप्रैल 2006 पुनःसृजन, रिराइटिंग, लेफेवेयर ने अनुसृजन संबंधी चिंतनक्रम में आगे विचार करते हुए अनुवाद को पुनर्लेखन, ट्रांसलेशन एज रिराइटिंग भी कहा और उसके चारों ओर फैले वैचारिक तनाव की बात की। आंद्रे लेफेवेयर अपनी पुस्तक ट्रांसलेशन, रिराइटिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ लिटरेरी फेम ऐसा ट्रांसलेशन इज ऑफ कोर्स अ रिराइटिंग ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट 1992 pg 7 लिखकर अनुवाद को केवल भाषाई व्यापार के दायरे से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि पुनर्लेखन के रूप में अनुवाद संस्कृति एवं साहित्य को समृद्ध भी करता है। रिराइटिंग इज मैनिपुलेशन अंडरटेकन इन द सर्विस ऑफ पावर and in its positive aspect can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can introduce new concepts, new genres, new devices, and the history of translation is the history also of literary innovation, of the shaping power of one culture upon another. आधुनिक भारतीय साहित्य के उद्भव और विकास तथा साहित्य में नई विधाओं के जन्म के माध्यम से पुनःसृजन को समझा जा सकता है। भारतीय साहित्य में उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा आदि विभिन्न विधाओं के उद्भव में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हुए प्रचुर अनुवादों को आधार माना जा सकता है। लेकिन पुनर्लेखन का केवल सकारात्मक पक्ष नहीं है। अनुवाद के माध्यम से प्रभुत्वशाली देश, समाज एवं संस्कृतियां अन्य समाजों और संस्कृतियों के पूरे विकासक्रम को न केवल प्रभावित करती है, अपितु अपना प्रभुत्व भी स्थापित करती है। All rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics, and as such manipulate literature to function in a given society in a given way. 1992 pg
7 इस तरह देखा जाए तो औपनिवेशिक समाजों द्वारा उपनिवेशित समाजों के साहित्य के पुनर्लेखन का उद्देश्य वस्तुतः उस समाज और साहित्य की अपने अनुसार पुनः व्याख्या करना भी है जिसमें उपनिवेशित समाज एवं संस्कृति को मनमाने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। 4 अप्रैल 2007 नवलेखन न्यू राइटिंग अनुवाद की सैद्धांतिकी में नवलेखन की अवधारणा की चर्चा सुजित मुखर्जी के यहाँ मिलती है। नवलेखन को नवसृजन भी कहा जाता है। सुजित मुखर्जी अपनी पुस्तक ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी में नवसृजन की विस्तार से चर्चा करते हैं और इस संदर्भ में भारत के मध्यकाल में लिखी गई रचनाओं की उदाहरण स्वरूप चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन इसके साथ ही इसी पुस्तक में सुजित मुखर्जी इस ओर संकेत करते हैं कि अनुवाद की इतनी लंबी भारतीय परंपरा होने के बावजूद अनुवाद सिद्धांत की दृष्टि से भारत का कोई योगदान नहीं दिखाई देता। इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि भारतीय बहुभाषिकता में कभी भी भाषा पर एकाधिकार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। What we don't yet have in India is a theory or theories of translation. This may be because we have been practicing translation for so many years, so many centuries, in fact that we forgot to stop and theorize. P.36 इसलिए हमारे यहाँ मिलने वाली अनुवाद की लंबी परंपरा में अनुवाद के जिस प्रकार की ओर सुजित मुखर्जी संकेत करते हैं वह नवलेखन अर्थात न्यू राइटिंग है। नवलेखन के अनेक उदाहरण विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले साहित्य है जिनकी मूल कथा या मूल तत्व संस्कृत की कालजयी रचनाओं से लिए गए हैं और जिन्हें विभिन्न कालखंडों, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों, देशकाल आदि में पुनः सृजित अथवा नवसृजित किया गया। रामकथा, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि के विभिन्न भाषाओं में मिलने वाले रूपांतरण नवसृजन के सटीक उदाहरण हैं। तमिल में रची गई कम रामायणम, तेलुगु में नन्नय तथा तिक्कन द्वारा पुनर्रचित महाभारत, रंगनाथ रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस उनमें से कुछ है। 4 अप्रैल 2008 टीकानुवाद का भारत में लंबा इतिहास है। इसमें किसी ग्रंथ विशेष की उसी या अन्य भाषा में टीका या भाष्य लिखा जाता है। टीकानुवाद करने का प्रमुख उद्देश्य स्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ को उसके सरलतम रूप में उसी या किसी अन्य भाषा में रखा जाता है ताकि साधारण पाठक भी पाठ विशेष का मर्म प्राप्त कर सके। इसे ही व्याख्यानुवाद भी कह सकते हैं। भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं में बड़ी मात्रा में टीकाएं लिखी गई है। गीता पर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए भाष्य भी इसी के उदाहरण हैं। 44.9 सारानुवाद में पूरे पाठ का अनुवाद न होकर केवल उसके सार का अनुवाद किया जाता है। यह एक जटिल एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है क्योंकि सारानुवाद की आवश्यकता समाचार एजेंसियों, कार्यालयीय साहित्य और विधि साहित्य आदि में पड़ती है। विभिन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी दफ्तरों में बनने वाली भारी भरकम रिपोर्ट को पूरा प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसके सार मात्र का अनुवाद किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को बेहद सावधानी बरतनी होती है क्योंकि अनुवाद करते समय उसे यह ध्यान रखना होता है कि पाठ के सार को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। 4 अप्रैल 2010 आशु अनुवाद या भाषांतरण से तात्पर्य उस अनुवाद से है जिसमें अनुवादक के पास अनुवाद करने के लिए अधिक समय नहीं होता। इस अनुवाद की आवश्यकता उस स्थिति में पड़ती है जब दो वक्ता आपस में बात कर रहे हो या करना चाहते हो लेकिन दोनों को एक दूसरे की भाषा न आती हो। ऐसी स्थिति में दुभाषीय, जिन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। आशु अनुवादक यानी दुभाषीय की जरूरत तब पड़ती है जब दो देशों के प्रतिनिधि किन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर आपस में बात करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में इंटरप्रेटर कहा जाता है। आशु अनुवाद का आधार मौखिक भाषा होती है। 4 अप्रैल 2011 पुनः अनुवाद
लक्ष्य भाषा में करवाकर पुनः अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ को पहले लक्ष्य भाषा में अनुवाद करवाकर किसी अन्य अनुवादक से पुनः स्रोत भाषा में अनुवाद करवाया जाता है। हम जानते ही हैं कि स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ कभी भी समान नहीं हो सकते। अनुवाद की प्रक्रिया में कुछ जुड़ता भी है और कुछ छूटता भी है, किंतु अनुवाद करके यदि हम स्रोत पाठ के ज्ञान को प्राप्त कर सके तो वह अनुवाद सफल माना जाता है। स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ में जो अंतर आ जाते हैं उसकी जांच के लिए पुनः अनुवाद पद्धति का सहारा लिया जाता है। भावों की व्याख्या, शब्दों की अर्थ संकल्पना, वाक्य विन्यास, सांस्कृतिक प्रभाव आदि विभिन्न स्तरों पर ये अंतर देखने को मिलते हैं। पुनः अनुवाद करवाकर भी यदि मूल की आत्मा पर बहुत असर नहीं पड़ता तो उस अनुवाद को सफल अनुवाद माना जाता है। 4 अप्रैल 2012 लिप्यंकन, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, लिप्यंकन यानी लिपि का अंकन। लिप्यंकन में उच्चारण को मुख्य आधार माना जाता है। लिप्यंकन अंग्रेजी के शब्द ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी पर्याय है, जिसमें उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए भाषण आदि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिप्यंकन किया जाता है। साक्षात्कार, वक्तव्य, गीत आदि में वक्ता के उच्चारण को आधार मानकर उसे लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर लक्ष्य भाषा के लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट अथवा किसी अन्य लिपि चिन्ह व्यवस्था के आधार पर लिप्यंकन किया जाता है। दो माध्यमों के बीच अंतरण की गतिविधि होने के कारण इसे अनुवाद का एक प्रकार विशेष माना जा सकता है। 44.13 लिप्यंतरण। लिप्यंतरण शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलिटरेशन का हिंदी पर्याय है। लिप्यंतरण में स्रोत भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि चिह्नों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले स्रोत भाषा के लिपि चिह्नों को उसी भाषा की स्वनिमिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे RS डॉट। इसके बाद स्रोत भाषा की स्वनिमिक इकाइयों को लक्ष्य भाषा की स्वनिमिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे A/3/S/श। इसके बाद लक्ष्य भाषा की स्वनिमिक इकाइयों का उसी भाषा के लिपि चिह्नों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे बटा 2 श। स्पष्ट है कि लिप्यंतरण में पहले स्रोत भाषा के लेखन रूप से मौखिक में और फिर स्रोत भाषा के मौखिक रूप को लक्ष्य भाषा के मौखिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर अंत में उसे लक्ष्य भाषा के लिपि चिह्नों के अनुरूप ढाला जाता है। लिप्यंतरण 2 लिपियों के बीच संपन्न होने वाली गतिविधि है और अनुवाद कर्म के दौरान इसे व्यवहार में लाया जाता है, इसलिए लिप्यंतरण को अनुवाद का एक प्रकार विशेष माना जाता है। अनुवाद के इन विविध प्रकारों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अनुवाद के विविध क्षेत्रों पर विचार करें। 4.5 अनुवाद के विविध क्षेत्र। अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति नजर आती है। इस आधार पर अनुवाद के क्षेत्र भी अनेक हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें से प्रशासनिक साहित्य, बैंकिंग, विधि, मीडिया, सृजनात्मक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, पर्यटन और शिक्षा प्रमुख है। आइए इन पर क्रमशः विस्तार से चर्चा करें। 4 मई 2001 प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद। सबसे पहले यहाँ यह समझा जाना आवश्यक है कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन से तात्पर्य सरकारी कामकाज से है। चूंकि इसका दायरा बेहद विस्तृत है, इसलिए यहाँ हम केंद्र और राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभाग, अधीनस्थ विभाग, मंत्रालय, सरकारी बैंक, अर्धसरकारी बैंक, संबद्ध कार्यालय, स्वशासी निकाय, आयोग, समितियां, सहकारी बैंक तथा इनके अधीन आने वाले अन्य विभाग आते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3
3 के अनुसार जिस प्रकार के प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग में लाई जाती है वे हैं संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं। संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज पत्रों के अनुवाद किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से केंद्रीय सरकार स्वामित्व में या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए इन सभी संदर्भों में अनुवाद के लिए प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। अनुवाद के इस प्रमुख क्षेत्र में प्रशासनिक साहित्य की भाषा पर विचार करना भी जरूरी है। प्रशासनिक साहित्य की भाषा का अपना एक सौंदर्य शास्त्र है। साहित्य की भाषा से एकदम अलग प्रशासनिक भाषा का केंद्रीय तत्व संप्रेषणीयता है। इसके लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, जिनके अनुसार प्रशासन की भाषा बोधगम्य और सरल सुव्यवस्थित हो। इसमें अनुदित पाठ की संप्रेषणीयता को केंद्र में रखते हुए एकार्थता को अधिक महत्व दिया गया है। प्रशासनिक भाषा का एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण तत्व है निर्वैयक्तिकता। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रयोग होने वाली भाषा का व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ दिए जाने वाले आदेश निर्देश व्यक्ति द्वारा न दिए जाकर पद द्वारा दिए जाते हैं। यही कारण है प्रशासनिक भाषा में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है, कर्तृवाच्य की नहीं। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित वाक्य और उनका अनुवाद देखिए। वाक्य और सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, दिस में प्लीज बी अप्रूव्ड, accepted and passed for payment, matter is under consideration, should be given top priority, accepted for payment, सूचनार्थ प्रस्तुत, कृपया इसका अनुमोदन करें, स्वीकृत और भुगतान के लिए पास किया गया, विषय विचाराधीन है। सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, भुगतान के लिए स्वीकृत। प्रशासनिक साहित्य की भाषा औपचारिकता से परिपूर्ण होती है। इसमें अनेकार्थता की कोई संभावना नहीं होती। भाषा सरल एवं बोधगम्य होती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की अपनी एक तय शब्दावली होती है, जिनका संबंध सीधा प्रशासन तथा सरकारी कार्यालय में प्रचलित कार्य प्रणाली से होता है। यह आम भाषा से अलग अपने तय अर्थ रखती है, जिसमें अर्थ विचलन की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 1971 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। ब्यूरो द्वारा सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को समय समय पर अनुवाद की प्रक्रिया और सिद्धांत से अवगत करवाया जाता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों के अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण के लिए त्रैमासिक, 21 दिवसीय, 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलाता है। इन प्रशिक्षणों की सहायता से विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे अनुवादक अनुवाद के विभिन्न आयामों से समय समय पर जागरूक होते रहते हैं तथा अपने अनुवाद कौशल को संवारते रहते हैं। 4 मई 2002 बैंकिंग और अनुवाद यूं तो पूंजी के लेन देन को लेकर एक परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था का अपना एक लंबा इतिहास है, किंतु भारत को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। इसी के परिणामस्वरूप हम देख सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर पश्चिम का प्रभाव है। आज भी भारतीय बैंकों में मूल लेखन,
फॉर्म, प्रचार सामग्री, दस्तावेज आदि मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं। राजभाषा संबंधी सांविधानिक विधिक प्रावधानों के कारण बैंक भी राजभाषा प्रयोग के दायरे में आ जाते हैं, जिसके कारण उनके कार्यों में अनुवाद को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।